हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीचर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। जो बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्ज़ाम हुआ था उसके हिस्ट्री का प्रश्न है, टीजीटी का, जो 40 मार्क्स का पूछा गया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग टीआरई 4 देने वाले हैं या टीआरई 5 देने वाले हैं, जो लोग भी टीचर के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण है, ताकि देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न और किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहला प्रश्न है कि मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपदर्शक। रूपदर्शक को मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता था? तो हिंदी के किस वर्ष से वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता था? तो आषाढ़। आषाढ़ से मौर्य वंश में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता था। नेक्स्ट देखेंगे कि मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ है टीजीटी का 9-10 का, उसके हिस्ट्री का प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनरोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो ये सिंहनाद जी थे। कौन थे? तो सिंहनाद थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था? तो चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध की उपाधि धारण की? तो किस वर्ष में हर्ष ने मगध की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 641 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाए 641। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया। बोधगया में ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? तो बोधगया में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कितने महीनों तक ह्वेन-सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो ह्वेन-सांग कहाँ का था? तो यह चाइना का था, ये चीन से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग आया था। और यह कितने दिनों तक रहा था? तो 28 डेज। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमार गुप्त थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम। इन्होंने सिंहल नरेश को उसके धरती पर ही पराजित किया था। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है राजेंद्र प्रथम, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस चोल शासक ने गंगईकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो राज प्रथम। यह सीटेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज प्रथम। राजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो राज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो चोल नारायण किसे कहा गया है? तो राज प्रथम को चोल नारायण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदायूं का। इल्तुतमिश को सर्वप्रथम कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो बदायूं का बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह से पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरायन, ऑप्शन बी तरायन। तरायन स्थान का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ने कितना खर्च करना पड़ा था? तो इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना पैसा खर्च करना पड़ा था? तो 1 लाख जीतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? तो यह 1239 में मान्यता प्रदान किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? तो किससे शासन काल माना जाता है चालीसा का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 1236 से लेकर 66 ईस्वी तक को चालीसा का शासन माना जाता है। ये सारे प्रश्न टीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया है, जो बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम हुआ है। तो 9th 10th का जो हिस्ट्री का पोर्शन था उसमें ये 40 मार्क्स के प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इख्तियारुद्दीन एतगिन। अगला प्रश्न देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बहाउद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसे बहाल किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान को नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर इसको बहाल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? तो बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइब ए मोमिन, नाइब ए मोमिन को दर्शाया था सिक्कों पर। अगला देखते हैं कि ममलुक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दास वंश का अंतिम शासक कौन था या ममलुक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कैमोर्स था। कौन था? तो कैमोर्स था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा वीरसाल। और ये कहाँ के थे? तो ये राजस्थान के राजपूत शासक थे राणा वीरसाल। तो इन्हीं के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? तो कालानौर में। कालानौर में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। और कितने वर्ष में अकबर का राज्यारोहण हुआ था? तो 15 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर का अंतिम विजय किस स्थान पर था? तो असीरगढ़ का। लास्ट विजय कहाँ पर था? तो असीरगढ़ का विजय था। यह पूछा जाता है कि अंतिम लड़ाई कौन था? तो असीरगढ़ का था। और ये पिछले बार भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए इसमें अकबर से पूछा गया है, हड़प्पा से, सिंधु सभ्यता से पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के लिए मैं अपने चैनल पर वीडियो डाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, तो आगे भी पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है। तो इसे अर्ध ऐतिहासिक के रूप में जाना जाता है, तो इसे अर्ध ऐतिहासिक रूप में रखा जा सकता है। बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न पूछे गए हैं इस बार बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में। अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी स्थल सुतकोंडागोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास्क नदी के मुहाने पर। अगला देखते हैं 33 नंबर क्या पूछा गया था। तो सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है। तो सेंड्रोकोटस, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है, तो सेंड्रोकोटस कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। तो कौन से यूनानी लेखक है जो ये बोले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना प्रदेश विवाह में दिया गया है, यानी दहेज में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रेबो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एस्ट्रेबो। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निग्रोथ को। किसे है, तो निग्रोथ को। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोका ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। तो ये 10वें वर्ष में। किस वर्ष में, तो 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए थे। अगला प्रश्न है कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो यह भाब्रू अभिलेख में। किसमें, तो भाब्रू अभिलेख में, शिलालेख में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था। तो ये 100 गांव आया था, 100 गांव आता था, 100 ग्राम। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे, तो 100 गांव आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। तो इसमें 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। तो ये रहा टीजीटी 40 मार्क्स का जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न।